टू माय यूट्यूब चैनल आलम का ज्ञान। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस मॉडल टेस्ट पेपर 2026, जो आपके बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल टेस्ट से आप एग्जाम पैटर्न समझ पाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन को और बहुत स्ट्रांग बना पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दांत का एनिमल किस से बना होता है? टूथ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ। तो दांत का जो एनिमल्स है वो क्या चीज से बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट से। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट से। इसका सही उत्तर जो होगा वो डी नंबर होगा। लेकिन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसको भी याद रखिएगा कि दांत का जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट है वो कितने चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से। तो कौन कौन दो चीज से मिलकर बना होता है? एक है कैल्शियम, दूसरा फॉस्फेट। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट डाइट का एनिमल दो चीजों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विलियम कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को धुंधिया कर देता है। इस विलियम में शामिल है। क्या बोल रहा है? अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश एग एग सेल्स। अंडे के कुचले हुए छिलके के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है? रिएक्ट टू गिव ए गैस, और एक गैस बनाता है दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। द सॉल्यूशन कंटेन। तो इस सॉल्यूशन का नाम बताना है कि वो कौन सा विलियन है। तो विलियन कौन सा? तो विलियन है HCl। ठीक है, विलियन HCl है। HCl के साथ अंडे अंडे के छिलके को रिएक्ट कराने पर वो पानी को क्या कर देता है? धुंधलिया कर देता है। लेकिन यहां पर एक और बात बोला है कि इसके एक गैस बनाता है। गैस कौन सा है इसको भी याद रखना है कि अगर पूछ सकता है HCl के साथ अंडे के कुचले को रिएक्ट करने पर कौन सा गैस बनाता है, तो क्या बोले हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बनाता है। तो क्वेश्चन को रिएक्ट मतलब रिलेक्ट ज्वाइन करिए, एक दूसरे से, एक से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाली यौगिक बनाती है। या यौगिक जल में भी घुलनशील है या तत्व है। क्या बोल रहा है? एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे टू गिव ए कंपाउंड्स, और एक कंपाउंड्स देती है, एक यौगिक बनाती है विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है वो क्या होता है? हाई होता है। दिस कंपाउंड्स इज ऑल्सो सॉल्युबल, और वो कंपाउंड्स किसमें? वाटर में भी सॉल्युबल हो जाए, पानी में भी घुल जाए। दिस एलिमेंट इज तो इस एलिमेंट को, इसको क्या कहते हैं? इस तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये जो तत्व है वो कैल्शियम है। कैल्शियम के साथ ये वाटर में भी घुल जाता है और ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाई मेल्टिंग पॉइंट बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव पुरुषों में यौनव यौन यौवन यौवन की आयु क्या है? मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? व्हाट इज द पॉवर्टी एज इन ह्यूमन मेल? मेल में जो पॉवर्टी एज है, मेल का और फीमेल का, दोनों का पॉवर्टी एज क्या चाहिए? डिफरेंस है, अलग अलग है। फीमेल में पॉवर्टी एज थोड़ा पहले आ जाता है और मेल में कुछ बाद आता है। तो जैसे मेल का जो पॉवर्टी एज है वो 12 से 14 है। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या है? ए।
और फीमेल का अगर पूछता हूं, फीमेल का पॉवर्टी एज कितना है, तो वो 10 से 12 है। 10 से 12 साल में फीमेल में पॉवर्टी आ जाती है। जब हाइड्रोजन गैस को कॉपर सल्फेट के नीले विलियम से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या हो जाता है? बोल रहा वेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ब्लू सॉल्यूशंस ऑफ द कॉपर सल्फेट, द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट इज। तो इसका कलर क्या हो जाता है जब हाइड्रोजन सल्फेट गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल के साथ गुजारा जाता है ना, ब्लू कलर के घोल के साथ गुजारा जाता है, तो इसके अवक्षेप का रंग क्या हो जाता है? तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? उसका रंग हो जाएगा काला। काला ठोस हो जाता है, ठोस कड़ा हो जाता है, जो काले कलर का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? दो तरह के परिवर्तन पढ़े होंगे आप लोग, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। तो इसमें क्या बोल रहा है? फिजिकल कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, सॉरी, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? बॉइलिंग ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, अशुद्ध जल का उबलना, यह क्या फिजिकल चेंज है? चीनी का कार्मेलाइजेशंस, ये चीनी का जो कार्मेलाइजेशंस है, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ। तो फूल का जो मादा प्रजनन भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, जो भी फूल है, फ्लावर्स है, उसमें दो प्रजनन भाग होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो बोलता है इसमें क्या पूछ रहा? फीमेल प्रजनन भाग को पूछ रहा। फीमेल प्रजनन भाग जो होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फूल्स में, वो क्या होता है? स्टिग्मा है, ओवरी है और स्टाइल है। तो ये जो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला नंबर, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। अगर आपसे पूछ लेता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या जो होते हैं? एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। तो याद रखिएगा, यहाँ फीमेल पूछा, हो सकता है आपका एग्जाम में मेल पूछ ले। तो अच्छे से ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को अपना कंप्लीट करते चलिए। मानव क्षेत्र की मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? मानव नेत्र में, इंसानी आंख में जो कि फोकस दूरी जो है, उसमें परिवर्तन किसके कारण होता है? द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आईज इज कॉज ड्यू टू। किसके कारण होता है फोकल लेंथ में चेंज? सैलरी मसल्स की वजह से, ये सैलरी पेशियों की वजह से। इसका सैलरी मसल्स, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। स्काई का कलर ब्लू किसके कारण हो जाता है? तो स्काई का कलर ब्लू होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जब छिद्र हो जाती है, मतलब फैल जाती है पूरी तरीके से, तो इसके कारण में, तो इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, लेंस की शक्ति -4.0D, -4.0D है। लेंस की प्रकृति क्या है? द पावर ऑफ लेंस इज -4.0D। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस? अब देखो, ये 0D पॉइंट को हमको क्या देखना है कि ये जो पावर दिया है, ये माइनस में दिया है कि प्लस में दिया? अगर माइनस में देता है पावर, तो ये एक हमेशा कौन सा लेंस होगा? ये कॉनकेव लेंस होगा, जिसको अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस, ये क्या है?
कॉनकेव लेंस, यहाँ पर ही देख रहे हैं कि हमको जो दिया -4 मीन्स अवतल लेंस, डी नंबर इसका कॉनकेव लेंस, ये इसका उत्तर सही होगा। अगर यहाँ माइनस नहीं देके सिर्फ 4 लिख देता या +4 लिख देता तब क्या होता, कभी कॉन्वेक्स लेंस होता, मतलब उत्तल लेंस हो जाता। तो ये चीज ध्यान दे लीजिए कि प्लस में है तो हमारा कॉनकेव लेंस होगा, और माइनस में है, सॉरी माइनस में है तो ये कॉनकेव लेंस होगा, और अगर प्लस में है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे को मतलब प्योर टेल प्लांट को कैपिटल टी से डिनोट किया गया, को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टी से डिनोट किया गया के साथ संकरित किया जाता है F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध पौधे का अनुपात बताना। in a piece a pure tail capital T in cross with a pure short plant small t, the ratio of pure tail plants to pure short plant in the F2 जनरेशन बोलता है अगर दो प्योर टेल प्लांट और दो प्योर शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराने पर जो उसका रेशियो होता है वो रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या होगा 1:1 का रेशियो होगा। दोनों प्योर शॉर्ट प्योर और लॉन्ग प्योर दोनों को अगर हम क्या कराएं क्रॉस कराने पर क्या होता है, रेशियो जो उनका आएगा वो 1:1 का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, वस्तु का आवर्धन क्या है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग सीधा चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन था कॉनकेव लेंस में इनिशियल दूरी, कॉनकेव लेंस था इसलिए यू जो आपका है वो माइनस में आएगा, -20 सेंटीमीटर यू था, -20 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या था, एंड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मीन्स एफ जो दिया हुआ सॉरी फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, एफ जो है वो -25 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेंस निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले v निकालेंगे हम, उसके बाद m कैलकुलेट करना है। तो मिरर का फार्मूला क्या होता है, मिरर का फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो अब फार्मूला को अरेंज कर लेते हैं हम। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, v को बाहर निकाल लेते हैं, 1/v = में 1/f - 1/u। ठीक है, तो अब ये बनेगा हमारा 1/v = 1/f, f का वैल्यू कितना -25 और ये माइनस हो गया माइनस, और यहाँ लगेगा 1/u, u का वैल्यू -20। तो ये माइनस और माइनस हम क्या कर देते हैं, माइनस और माइनस को हम कर देते हैं प्लस, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं प्लस। अब दोनों में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 100, ये हुआ 100। 25 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किए 4 + 20 का टेबल 5 टाइम्स, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए 5, यहाँ माइनस में तो 1/v, ये इक्वल आ गया 1/v = ये 1/100। ठीक है, तो v का v आपका कितना आ जाता है, v आपका आ गया 100। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नी, v आपका आया है, v का वैल्यू कितना आ गया 100। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है मैग्निफिकेंट। मैग्निफिकेंट के लिए फार्मूला क्या आता, -v/-u। तो -v -100
और ये आ गया u का वैल्यू है -20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये जीरो जीरो कटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 मीन्स +5। इसका वैल्यू क्या आएगा? +5। तो ऑप्शन नंबर कितना? ए उसका बिल्कुल सही उत्तर है। ते है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फूड वेव? क्या सत्य? प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। ये मतलब दोनों सही है, इसमें क्या है, ये भी सही है। अब ये मतलब क्या होता है क्वेश्चन का कि मान लो हम्म, जैसे मान लेते ये एक बकरी है, बकरी घास खाई और बकरी को कोई शेर खा गया। तो क्या बकरी जो शेर है उसको घास का भी और बकरी का भी दोनों का एनर्जी मिलेगा? नहीं ना, वो वहां पर ही क्या हो जाती है, स्तर जैसे ही स्तर ऊर्जा कम हो जाती है। तो यही बोल रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है, मतलब सी नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वाम वामथ है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? In the direction of the current is a solenoid when view from a particular end is anti-clockwise, then this end of the solenoid will be। तो ये जब एक एंटी क्लॉकवाइज सिरा से जब हम सोलिनॉइड को देखते हैं, डायरेक्शन ही करते हैं, तो उसका द इंड इन सोलिनॉइड का होगा नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल पर रहेगा, मतलब इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतीक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट? अब इलेक्ट्रिक पावर, पावर का फॉर्मूला इसमें से कौन सा नहीं? हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VI, ये होता है, और V²/R ये भी होता है, I²R ये भी होता है। मीन्स क्या चाहिए, ये फॉर्मूला नहीं होता है कि I², ये फार्मूला I²R। ओ एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, ये भी होता VI और ये होता I²R, ये पावर का फॉर्मूला नहीं होता, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वेस ह्यूमस एंड द लेंस इज, क्या कहते हैं उसका? ब्लैक पार्ट को, जो आंख के जो बीच में ब्लैक, इसके बीच में जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है पता है हम लोग को? उसको क्या कहते हैं? पुतली बोलते हैं, मतलब इसका पुपिल्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? Which of the following gases is used to store fat and oil containing food for a long time? इसका आंसर तो सबको ही पता होगा, है ना। हम लोग देखते हैं कि जाते हैं दुकान से चिप्स लेते हैं, तो ये जो पैकेट को लंबे समय तक उसमें अच्छा रहे, कुरकुर रहने के लिए, कुरकुरे को कुरकुराहट उसका बरकरार रखने के लिए कौन सा गैस लगा दिया जाता है उसमें? तो उसमें नाइट्रोजन गैस दिया जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट, बोलता है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर
क्या कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर हम लोग देखे हैं ना, कभी जनरेटर देखे होंगे कि जब उसको हम लोग इस तरह से घुमाते हैं, उसके बाद जब घुमाया जाता है तो उसके बाद वो चालू हो जाता है। चालू होने के बाद जो करंट सप्लाई करने का, जहाँ बिजली देने का, बिजली सप्लाई कर, तो ये जो हम अपना अपना जो ताकत लगा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये उसमें किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है आपका, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सामान्य दृष्टि वाले एक युवक वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन्स फॉर ए यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज। तो एक सामान्य, जिसका सामान्य आंख की नॉर्मल दूरी जो होती है वो कितना होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मानव आंख आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने खाली जगह में बनाती है। द ह्यूमन आइज फॉर्म द इमेज ऑफ एन, कहां पर इमेज बनाती है इंसानी आंख, तो रेटिना पर इमेज बनाती है। तो इसका सही उत्तर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक, अब उत्पादक मीन्स क्या चाहिए इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का उदाहरण बताना। प्रोड्यूसर कौन है, जो मतलब प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर समझेंगे कि अ, एक होता है कंज्यूमर, जिसको हम लोग खाते हैं, जो खाता है ना, जो हर एक चीज को खा लेता है। एक प्रोड्यूसर होता है जो किसी चीज को नहीं खाता। जैसे यहाँ पर क्या, ग्रास, ग्रास देखो, ग्रास क्या चीज है, वो ये क्या चीज, प्रोड्यूसर्स है। ये किसी चीज को नहीं खाता, इसको हर एक चीज, हर जानवर सब खाते हैं। तो ये क्या, ग्रास हमारा इसका सही उत्तर होगा। पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना। पौधों से फॉल ऑफ द मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट टेरिगेटेड बाई। तो इसका सही उत्तर क्या, पौधों से जो पत्तियों का और फल का गिरना होता है वो साइटो, नहीं सॉरी, किसका होता है, साइटो है यहाँ पे, एफसी एफसीसिक अम्ल, एफसीसिक एसिड। मतलब इसका सही उत्तर जो आएगा वो क्या होगा, सी नंबर है। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं। शरीर का अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्स पॉइंट टू द इंस्ट्रक्शन सेंड बाय द नर्व सिस्टम, जो नर्व सिस्टम्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन भेजा गया उसको शरीर का कौन सा भाग ही करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टर बोलते हैं, उसको इफेक्टर बोलते हैं। मतलब इसका ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। विच रेफ्रिजरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशंस ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए कौन सा रेफ्रिजरेटर जिम्मेदार है, सीएफसी। सीएफसी इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव विथ वाटर। वाटर के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन करता है, तो सोडियम करता है। इसीलिए पढ़े होंगे सोडियम को केरोसिन में डाल के रखा जाता है, तो ये वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन से, मतलब तीन कार्बन से एथेनॉल, एथेंस और प्रोपेनल। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोपेनल। प्रोपेनॉल है और प्रोपेनल है। तो क्या होगा, अगर यहाँ देखते हैं, ये देखो CHO, अगर मतलब HO है, HO होने से प्रोपेनेल हो जाएगा। अगर OH रहता है यहाँ, तो OH रहने से क्या होता है, प्रोपेनल होता।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम हमारा क्या चाहिए, एच ओ है, एच ओ है मीन्स प्रोपेनल। प्रोपेनल मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अभिक्रिया C6H12O6 प्लस 6O2 ऊर्जा की पहचान कीजिए। कौन सा ऊर्जा है इसमें, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा ऊर्जा, क्या दिख रहा ऊर्जा के, तो ये हमको क्या कर रहा, ऊर्जा, ऊर्जा जहां हमसे ऊर्जा प्राप्त होता है, मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी मीन्स एक्सोथर्मिक, है ना। जहां से हम ऊर्जा, हमको ऊर्जा देना पड़ता है जहां, उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक, उष्मा शोषी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है। अच्छा, हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रैवल विथ इन ए न्यूरॉन। न्यूरॉन में सूचना मतलब इंफॉर्मेशन कैसे चलती है, तो न्यूरॉन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, डेंड्राइट में पहुंचती है। डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग, एंडिंग में जाती है। तो सबसे पहले कहाँ, डेंड्राइट। तो यहाँ डेंड्राइट कहाँ है, ये दो में है। डेंड्राइट, इसके बाद क्या है, सेल बॉडी, तो ये सेल बॉडी हो गई। तो सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, मतलब इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 3 R जो हमें दीर्घकालीन उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करते हैं वे है 3 R। 3 R का हम लोग रूल पढ़े होंगे ना, सुने होंगे। 3 R मीन्स क्या चाहिए, पहला आर से क्या था, रिड्यूस, दूसरा रिसाइकल और तीसरा रीयूज। तो यहाँ रिड्यूस, रिड्यूस ये नहीं है, यहाँ रिड्यूस ये नहीं है, ये है ऑप्शन डी। देखिए, रिड्यूस, रिसाइकल्स एंड रीयूज, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर डिपेंड अप। तो स्टोमेटल पोर का ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करेगा, वाटर इन द गार्ड सेल्स, इस पर द्वार कोशिका में जल, मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, तो सब्जेक्टिव के लिए कमेंट में लिखे सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्टिव चाहते हैं तो लिखे यस आई वांट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।